हेलो दोस्तों, दिस इज़ शुभम और एक नया केस लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो कोर्स है वो एथिक्स से संबंधित है। एथिक्स की केस स्टडीज़ इस कोर्स में हम डिस्कस करते हैं और यूपीएससी आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए ये कोर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पे हम ये डिस्कस करेंगे और इस कोर्स का जो मकसद है वो 120 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है और विच इज़ आई एम वेरी श्योर दैट यू विल बी एबल टू गेट इट वंस यू आर थ्रू विद दिस कोर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के केस स्टडी की। 2017 का केस है और काफ़ी फेमस केस स्टडी है जिसका आज भी जिक्र होता है कि आप एक आईएएस ऑफिसर के लिए एस्पिरेंट हैं, मतलब यू आर एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट। ठीक है, तैयारी कर रहे हैं और आपने काफ़ी मेहनत से गिरते पड़ते जैसे तैसे सारे प्रीलिम्स और मेंस क्रॉस करके अब इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है। इंटरव्यू देने के लिए आप जा रहे हैं। जिस दिन आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं आपने देखा रास्ते में एक एक्सीडेंट हो रखा है जहाँ पे एक माँ और उसका बच्चा बुरी तरीके से घायल है। और बाई चांस आप देखें तो वो दो माँ और बच्चा कोई और नहीं, आपके ही कोई सगे संबंधी हैं। ठीक है, जिनको तत्काल रूप से मदद की आवश्यकता है, मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता है। ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपको अपने एक्शन को जस्टिफाई करना है। ठीक है, 250 शब्दों का में इस पूरे केस को लिखना है और 20 नंबर का ये केस है। अब इस तरीके के केस स्टडी में समझ में नहीं आता है कि शुरू कैसे करें, क्या नहीं करें, क्या नहीं करें। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पैनिक कर जाता है। तो देखिए, केसेस को जब भी आप सॉल्व करें तो स्टेप बाय स्टेप सोचने की कोशिश करें। ऑब्वियस सी बात है, अप्रोच क्या होना चाहिए जब भी आप कोई केस पढ़ें? तो सबसे पहले क्या आपका फाइनल डिसीजन होगा वो आप सोच लीजिए। तो आपका यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन होगा, कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि केस सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा रास्ता चुनेंगे। तो उससे चीज़ें खराब हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ही आप केस पढ़ें आपको जो अल्टीमेट आपका डिसीजन है, फाइनल जो डिसीजन होगा, वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तभी जाके आप अपने केस को सही तरीके से स्ट्रक्चर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें फाइनल आपका डिसीजन क्या होना चाहिए कि ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऐसा तो लिखेंगे नहीं कि मैं इनको जाए भाड़ में, मैं तो जाऊंगा इंटरव्यू देने, मुझे अभी कलेक्टर बनने की बहुत मची पड़ी है। ऐसा तो लिखेंगे नहीं। यही लिखेंगे कि भाई ऑब्वियस सी बात है मैं इनकी मदद करने की कोशिश करूंगा और साथ में कोशिश करूंगा कि मैं इंटरव्यू भी दे सकूं। ठीक है, लेकिन मेरी जो पहली प्रायोरिटी होगी वो इस जो एक्सीडेंटेड विक्टिम है उनकी रक्षा करना, उनके जान माल की रक्षा करना। ठीक है, तो ये इतनी बात क्लियर हो गई दिमाग में। अब चलिए इस केस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर कॉम्पिटिंग वैल्यूज, इस केस में कॉम्पिटिंग वैल्यूज क्या है। तो इस कॉम्पिटिंग वैल्यूज इस केस में क्या है, कॉम्पिटिंग वैल्यूज होती क्या है, वो तो मैंने अभी पिछले केस स्टडीज़ में आपके साथ डिस्कस किया था। तो अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स केस स्टडीज़ के नहीं देखे हैं तो उसको देखिएगा, तभी इस केस को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो कॉम्पिटिंग वैल्यूज़ एक बार लिख ली दूसरे स्टेप में। फिर उसके बाद आपके पास कौन कौन से वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनके मेरिट और डिमेरिट लिखने। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, ठीक है, व्हाट यू विल डू इन दिस सिचुएशन, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तभी डिसाइड करेंगे जितने भी ऑप्शन बनते हैं। ठीक है, उन सब के मेरिट डिमेरिट लिख लेंगे। मेरिट डिमेरिट लिखने के बाद आप चूज़ करेंगे कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। फिर उसके बाद आपको ये लिखना होगा कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे और क्यों चुनेंगे। फिर आपका कोर्स ऑफ एक्शन आप लिखेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे। तो ये 6 स्टेप प्रोसेस होगा इस केस को लिखने का। एक बार स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो आप एक एक करके उसको लिखते हुए चले जाएंगे और आपका केस अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि पहली गलती तो ये करते हैं कि फाइनल डिसीजन क्या लेना है वो पहले डिसाइड नहीं करते हैं। दूसरी दिक्कत करते हैं कि स्ट्रक्चरिंग नहीं करते। एक बार आपने केस स्टडी का स्ट्रक्चर सही तरीके से तैयार कर लिया कि कैसे 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 क्या क्या लिखना है, तो आपने समझ लीजिए कि आधी जंग जीत ली। आधी जंग जीत ली, तो बस उसमें आपको सिर्फ लिखना ही है। आपने जब जब भी आप कोई भी पेंटिंग बनाने जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपको मिकी माउस की पेंटिंग बनानी है। ठीक है, मिकी माउस की पेंटिंग बनानी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आप उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद उसमें कलर भरने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
उसके बाद आप उसमें कलर भरने की कोशिश करते हैं। अगर आप बिना स्ट्रक्चर बनाए लिखना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, जैसे बिना बिना स्केच बनाए अगर हम पेंटिंग करेंगे तो कोई कलर इधर बाहर निकलेगा, कोई कलर उधर बाहर निकलेगा। सेम वही आंसर राइटिंग के साथ भी होता है कि बिना स्ट्रक्चर बनाए अगर हम चीज़ों को लिखना सॉल्व करना शुरू कर दें तो हमारी केस स्टडी कहीं से शुरू करेंगे और कहीं और जाके ख़त्म होगी। तो सबसे पहला काम करेंगे स्ट्रक्चरिंग करना। एक बार स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो फिर चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ केस को देखते हैं। तो स्टेक होल्डर कौन कौन है? तो पहला स्टेक होल्डर तो मैं खुद, जो इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरा परिवार, क्योंकि मेरे भविष्य के साथ मेरा परिवार भी जुड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ मेरे रिलेटिव जिनको एक्सीडेंट हुआ है उनके साथ। फिर चौथा आप चाहो तो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि मैंने बताया है कि सोसाइटी इज़ बाय डिफ़ॉल्ट अ स्टेक होल्डर। ठीक है, तो ये चार हो गए हमारे मेजर स्टेक होल्डर्स। इसमें चाहे तो आप एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट भी एक केस जो है स्टेक होल्डर डाल सकते हैं, क्योंकि सरकार का भी काम होता है जो भी लोगों का एक्सीडेंट हुआ उनकी जान माल की रक्षा करना। ठीक है, तो ये भी एक स्टेक होल्डर हो गया। तो चार स्टेक होल्डर, पांच स्टेक होल्डर हो गए। अब इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे कंपीटिंग वैल्यूज़ क्या है? पहली बात तो ये है कि एक तरफ मेरी लाइफ है। ठीक है, एक तरफ तो मेरे रिलेटिव्स की लाइफ स्टेक पर फंसी हुई है, दूसरी तरफ मेरा करियर है और मेरा एस्पिरेशन है। तो इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति है कि मुझे एज अ सिविल सर्वेंट का मैं एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, मुझे अपनी लाइफ, अपने करियर, अपने फ्यूचर के बारे में मुझे सोचना चाहिए, या मुझे अपने रिलेटिव की लाइफ को ध्यान में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, ज़्यादा तरहीज़ देनी है। तो इन्हीं दो राहे के बीच में ये केस डिस्कशन है इसका। चलिए, फिर इसमें आप एक और लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल गोल एंड एफर्ट्स टू बिकम आईएएस ऑफिसर। फिर उसका अगेंस्ट लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इज़ एट स्टेक ड्यू टू एक्सीडेंट एंड डायर नीड ऑफ टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये भी इन जो कॉम्पिटिंग वैल्यूज़ थी उसको दूसरे शब्दों में आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप लिखेंगे आई विल इमीडिएटली स्टॉप एंड अटेंड माई रिलेटिव। ठीक है, आई विल इमीडिएटली स्टॉप एंड अटेंड माई रिलेटिव। देखिए, यहाँ पे जो मैंने बताया था कि आपको जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके मेरिट और डिमेरिट लिखने हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑप्शंस के मेरिट डिमेरिट लिखना होता है, क्योंकि केस में ऐसा नहीं पूछ रहा है व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। अगर केस में ऐसा पूछता व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, तब आप अलग अलग ऑप्शन लिखते, उनके मेरिट डिमेरिट लिखते, फिर उसमें से आप जो रास्ता चुनने वाले हैं वो लिखते। समझ आ रही बात? यहाँ पे तो सीधे ये है कि आप उस सिचुएशन के साथ कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो आप सीधे सीधे चाहें तो अपना समय बचाने के लिए डायरेक्ट आ सकते हैं कि मैं इमीडिएटली रुकूंगा, अपने रिलेटिव को अटेंड करूंगा, सबसे पहला काम मैं करूंगा कि एम्बुलेंस को बुलाऊंगा। ठीक है, एम्बुलेंस को बुला लिया। सेकेंडली, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है तब तक मैं उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने की कोशिश करूंगा, जैसे कि उनका जो अगर खून निकल रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए ये लॉजिकल तरीके से हम चीज़ों को लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम एम्बुलेंस को बुलाएंगे। जब तक एम्बुलेंस आती है, बीच में जो भी लाइफ सेविंग ट्रिक्स हो सकती हैं, जो लाइफ सेविंग जो भी इनिशिएटिव हो सकते हैं, खून रोकना, अगर सांसें रुक गई हैं तो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देना, ये सारे काम हम करेंगे ताकि उनकी ज़िंदगी उस समय बचाई जा सके। लाइफ सेविंग जो गोल्डन आवर्स में जो इनिशिएटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, अगर सांस नहीं आ रही तो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दें, अगर ज़्यादा खून निकल रहा है तो खून के रिसाव को रोकने की कोशिश करें। फिर उसके अलावा एक और चीज़ हम लिख सकते हैं कि मैं उसी जो भीड़ में से मैं किसी से पूछूंगा, जो भी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी होगी उसमें से मैं किसी से पूछूंगा कि कोई अगर मेडिकल फील्ड से है तो वो आके मेरी मदद करे। ठीक है, ये भी एक चीज़ है। आप तो मेडिकल फील्ड से है नहीं, आप तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर मेडिकल फील्ड से होते तो तैयारी करने की ज़रूरत ही क्या पड़ती। ठीक है, तो यू विल आस्क समवन फ्रॉम द क्राउड टू कम फॉरवर्ड एंड असिस्ट यू टू वॉलंटियर फॉर दिस टास्क। ठीक है, फिर उसके बाद आप पुलिस को भी इन्फॉर्म करेंगे ताकि वो इंसिडेंट्स के बारे में उनको बताएंगे। अब देखिए, पहले एम्बुलेंस को बुलाएंगे, पहले ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पुलिस को पहले बुलाएंगे फिर एम्बुलेंस को बुलाएंगे। पहले एम्बुलेंस को बुलाएंगे, फिर उनकी फर्स्ट एड देने की कोशिश करेंगे,
फिर उसके बाद पुलिस को भी बुलाएंगे, क्योंकि एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट का मामला है तो पुलिस का भी केस बनता है। फिर उसी के साथ जब मैं फर्स्ट एड दे चुका हूँगा तो मैं यूपीएससी को कॉल करूँगा, उनको ये सारे सिचुएशन के बारे में बताऊँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इंटरव्यू को रीस्केड्यूल कर दिया जाए। ठीक है। आफ्टर लॉजिंग माई रिलेटिव इन एम्बुलेंस आई विल हेड फॉर माई इंटरव्यू। आई विल ऑल्सो कॉल माई फैमिली मेम्बर्स टू रश टूवर्ड द हॉस्पिटल। अपने रिलेटिव को एम्बुलेंस में बिठा के मैं इंटरव्यू के लिए आगे मैं प्रस्थान करूंगा और उसी में मैं अपने परिवार को भी रास्ते में चलते हुए फ़ोन कर दूंगा, ताकि जिस भी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस मेरे रिलेटिव को लेके जा रही है उस एम्बुलेंस उस हॉस्पिटल में मेरे फैमिली वाले और बाकी जो भी रिश्तेदार हैं वहाँ पे पहुँच सकें। ठीक है। अब जस्टिफिकेशन लिखना है, यहाँ पर बात जो थोड़ी सी आके सीरियस होती है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पार्ट। तो जस्टिफिकेशन क्या होगा, क्योंकि आपने कौन सा रास्ता चुना है, सिर्फ अगर आपने इतना लिखा तो बात नहीं बनेगी। आपको ये भी लिखना होगा कि आपने ये रास्ता चुना है और क्यों चुना है। समझ आ रही बात? तो इसमें सीधे लिख सकते हैं कि अपने परिवार, प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑफ माई फैमिली और एनी अदर ह्यूमन बीइंग इज माई प्राइम ड्यूटी। ठीक है। किसी की भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि फैमिली मेम्बर हैं या मेरे रिलेटिव हैं इसी वजह से मैं उनकी रक्षा करूँगा। कोई भी हो, कोई भी एक्स वाई जेड होता, मेरा अननोन भी होता, तो भी मैं उसकी ऐसे ही मदद करता। ठीक है। बाई सेविंग लाइफ ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग आई विल बी एबल टू अटेंड माई वॉइस ऑफ कंसाइंस विच विल बूस्ट माई कॉन्फिडेंस एंड माई सेल्फ इस्टीम। ठीक है। दूसरे की मदद करने से मैं किसी की ज़िंदगी बचा पाऊँगा, और अगर मैं अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए अगर मैं किसी की मदद कर पाऊँ तो इससे मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और मेरा जो सेल्फ वर्थ है, मेरी जो अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी बढ़ेगी। फिर ये भी लिखेंगे कि यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं काफ़ी दयालु लोग होते हैं और ऐसा मेरा मानना है कि वो मेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट को समझेंगे और उस हिसाब से मेरे इंटरव्यू को रिस्केड्यूल कर देंगे। ठीक है। फिर भी अगर मेरे इंटरव्यू को समहाउ अगर रिस्केड्यूल नहीं किया जाता है, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू रिस्केड्यूल नहीं हो पाता है, तो भी अपने किसी रिलेटिव की या किसी भी इंसान की ज़िंदगी बचाने का अपना खुद का एक रिवॉर्ड है। वो अपने आप में ही एक रिवॉर्डिंग चीज़ है। ठीक है। तो इंटरव्यू रिस्केड्यूल कराने की कोशिश तो करेंगे, अगर फिर भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं। ठीक है। इंटरव्यू तो फिर आ जाएगा। आई विल वर्क हार्ड एंड इंश्योर टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू इन नेक्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है। 6 अटेम्प्ट है, कोई ज़रूरी तो है नहीं। रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं, अगर एक गोली मिस हो गई तो कोई बात नहीं, दूसरी गोली चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कड़ी मेहनत करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं अगले साल फिर से इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकूँ एंड एंड स्ट्राइव टू बिकम सिविल सर्वेंट। इस तरीके से अपने आप आंसर को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि whenever there is a conflict between individual goal and life of other human being, later shall prevail। ठीक है। यानी कि अगर खुद के मकसद के बीच में और किसी की ज़िंदगी के बीच में से कभी भी एक को चुनना हो तो किसी की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके इंटरव्यू से ये बात हमेशा याद रखिए, आपके इंटरव्यू से किसी की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू तो फिर भी आ जाएगा और नहीं भी आएगा तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, लेकिन किसी का जीवन बचाना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। तो देखिए कितना सिंपल था। अगर इसी केस को मैं पहले अगर मैं स्ट्रक्चरिंग ना करूं, पहले से अप्रोच ना सोच के रखूं, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए जब भी एग्ज़ाम में केस स्टडी मिले तो केस स्टडी को अच्छे से समझिए। देखिए कुछ स्टेप होने चाहिए। केस स्टडी को पढ़िए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन करते हुए जाइए। अंडरलाइन करने के बाद आपका जो पहला तो है कि रीड, ठीक है, thoroughly, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा अंडरलाइन, फिर थर्ड पॉइंट इज़ फाइनल डिसीजन आपका क्या होगा वो सोच लीजिए। फिर फोर्थ पॉइंट होना चाहिए एक मेंटल फ्रेमवर्क बनाना ज़रूरी है। मेंटल फ्रेमवर्क कि आप पूरे केस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपका अप्रोच क्या होगा, वो बन गया।
तो उसके बाद आप केस को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू कंक्लूड, कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर आपकी 2-3 पन्ने की पूरा आंसर नहीं पढ़ेगा, ठीक है। अगर एग्जामिनर जल्दीबाजी में हो, ठीक है, लंच ब्रेक हो गया हो और उसका पूरा समय वो हो रहा हो, जा रहा हो, और जल्दी जल्दी उसे कॉपी चेक करनी है, तो हो सकता है कि वो आपका सिर्फ कंक्लूजन पढ़ ले। तो कंक्लूजन इस तरीके से लिखना है कि कंक्लूजन पढ़ने से एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने कौन सा रास्ता चुना है और किस बेसिस पे चुना है। तो यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा लाइन ये भी लिख सकते हैं, आई विल हेल्प माई रिलेटिव फर्स्ट, देन आई विल ट्राई टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। बिकॉज वेन एवर देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल गोल एंड फ्यूचर एंड द लाइफ ऑफ अदर्स, the life of others is more important, and that's why I will my primary duty, my first uh, मेरा जो पहला वो टारगेट होगा, जो मेरा पहला जो इनिशिएटिव होगा, that will be directed towards saving life of my relative or any other human being, ठीक है। तो इस तरीके से अपना केस हम लिख सकते हैं। खैर, तो ये था आज का केस। synopsisis.is.in की वेबसाइट पर जाकर आप जीएस पेपर 4 का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोर्स फीस काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल फीस है, बहुत ही अफोर्डेबल और अंडर बजट है। इसमें आपको सारे वीडियोस प्लस सारे जितने भी लेक्चर्स हैं प्लस जितने भी पीडीएफ हैं, वो सब कुछ आपको टोटली फ्री मिलेगा। उसके अलावा आप सिनॉप्सिस आईएएस का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दिस बेल आइकन। इससे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उसको आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा आज का केस। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में आप ज़रूर पूछिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।